अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद, भली करे आया, जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। नया दिन है, नई सुबह है, तो क्यों ना नए आज़म के साथ अपने दिन का आगाज़ करें। कई मौज़ूआत हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सैलाब मुतासरीन से ही आगाज़ करेंगे। पूरे मुल्क में ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि अब पानी कहीं खड़ा है, कहीं नहीं खड़ा है, कहीं उतर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वबाई अब जो अमराज हैं वो फूटते जा रहे हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं और जो बच्चे हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। प्रोग्राम में आज बात भी करेंगे, हमारे नुमाइंदगान जगह जगह मौजूद हैं, उनसे हम अपडेट्स भी लेंगे। एक जानिब तो आप देख रहे हैं कि सैलाब है और उससे वबाई अमराज फूट रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब डेंगू के वार भी जा रहे हैं और शदीद तर होते जा रहे हैं। अभी मानसून का स्पेल ख़त्म हुआ है और उसके बाद थोड़ी सी गर्मी बढ़ी और मच्छर आप देखें मगरिब के बाद इतने ज़्यादा जगह जगह पे फैल रहे हैं। कराची की बात करें, 24 घंटे के दौरान 84 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो डेंगू फैलने की वजह, किस तरह से बचा जा सकता है, इस पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा क्या है शो में, लॉन्ग लिव्ड द क्वीन। बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ दोम 96 साल की उम्र में चल बसी। बरतानिया में 10 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है। एलिज़ाबेथ दोम ने 70 साल तक बरतानिया पर हुक्मरानी की है। कुछ लोकल पॉलिटिक्स की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करने का किया है फैसला। तौहीन अदालत केस में इमरान खान का दूसरा जवाब भी अदालत को मुतमईन ना कर सका। जवाब क्या था, मुतमईन क्यों ना कर सके, आगे का लाएमल क्या होगा, इस पर भी आज प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। लापता अफराद केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। आम पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। और एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका आज आमने सामने होंगे। ऑल्दो के दिस इज़ नॉट अ फाइनल, लेकिन ड्रेस रिहर्सल है फाइनल का। 2 तब्दीलियों का इम्कान है। अब कौन रेस्ट कर रहा है और किसको हल्का फुल्का चांस मिलेगा, प्रोग्राम में आज बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक बार फिर जो सूरत हाल बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में सैलाब की। सैलाब मुतासरीन में जहां आप देख रहे हैं कि गैस्ट्रो का मरज़ जो है वो वबाई शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। खैरपुर में पीर गोठ बचाओ बंद पर मुतासरीन के कैंप में 4 अफराद ज़िंदगी की बाजी भी हार गए। ये मुतासरीन खुराक और इलाज की सहूलत से महरूम है। खुदा न खास्ता मज़ीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि महकमा सेहत सिंध ने ज़िले भर में ताहाल मेडिकल कैंप नहीं लगाए हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल आप देख रहे हैं जो सिंध में इस वक्त है, और हमने आपको खैरपुर की सूरत हाल दिखाई, मनाजिर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से। इनको कैंप्स क्या ही कहा जाए, ये तो आर्जी कोई पनाहगाहें हैं जो लोगों ने खुद अपने हाथों से बना ली हैं। इसी तरीके मनाजिर शहदाद कोट में भी हैं। खुले आसमान तले बैठे हैं ये सैलाब मुतासरीन। जो ख़ातीन और जो बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, सबसे ज़्यादा मुतासर है और इनमें बीमारियाँ फूट पड़ी हैं, ख़ास तौर पे छोटे मासूम नन्हे बच्चों में डायरिया और पेट के अमराज के साथ साथ इनको जिल्द की बीमारियाँ भी हो रही हैं। हम तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे इरफानुल हक इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद हैं। इरफान, गालिबन हफ्ता भर से आप पूरे सिंध की सूरत हाल देख रहे हैं और अब मनासिर भी दिखा रहे हैं लोगों को। बच्चों के सरों में ज़ख्म हो रहे हैं, पैरों में ज़ख्म हो रहे हैं। प्लीज़ हमें बताएं, आपने क्या मनासिर देखे, सूरत हाल क्या है इस वक्त वहाँ पे? वैसे सूरत हाल तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अक्सर से अक्सर होती चली जा रही है। जो बुनियादी इशूज़ हैं वो तो कॉमन है, हर जगह पर राशन की कमी है। राशन तो मिलना दूर की बात है। तैयार जो खाना कहीं कहीं पर दिया जा रहा है स्कूलों में और कॉलेजेस में, कुछ इमारतों, सरकारी इमारतों में जहाँ पर कुछ खैमे लगाए गए हैं या फिर कैंप की शक्ल उसको दी गई है, वहाँ तो इंतजामिया की तरफ से किसी एक वक्त का कोई खाना पहुँचा भी दिया जाता है, मगर वो इंतहाई गैर मेयारी है और चावल की शक्ल में होता है। वो ये कॉमन शिकायत है, हर जगह ये प्रॉब्लम है। मगर जो सबसे बड़ा अलमिया है, बच्चे नज़रअंदाज हो रहे हैं जो खैमों में रह रहे हैं, सड़कों के किनारे जिन्होंने अपनी पनाहगाहें बना ली हैं, वो बहुत परेशान हैं। उनके जो बच्चे हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां सामने आ रही हैं। कल कुछ अस्पतालों का भी हमने विजिट किया है, कुछ डॉक्टर से भी मिले, उन्होंने बताया कि जो स्किन की बीमारियां हैं ये बहुत तेजी से फैल रही हैं, क्योंकि ये लंबा सफर तय करके आए हैं, कई घंटे पैदल चले हैं। और इरफान, इसके साथ फिर ज़ाहिर सी बात है खड़े पानी में आप आ रहे हैं, उसने भी इन्फेक्शन करना है।
मैं इरफान ये जानना चाहूँगा कि दोपहर में तो शायद इनके वक्त कट जाते होंगे, रात जब होती है ये उसी गंदे पानी के किनारे अपनी मंजी, अपनी चारपाई डाल के जो बैठे हुए हैं, उस वक्त वहाँ पे मच्छरों और कीड़ों की क्या सूरत हाल बनती है? बहुत बुरी सूरत हाल है। यहाँ पे जो जहाँ भी हम इस तरह के इलाकों में गए हैं, जहाँ पे लोग पानी के किनारे कोई महफूज जगह पर, बंदों के ऊपर, सड़कों के ऊपर अपनी चारपाई डाल के वक्त गुजार रहे हैं, दिन में भी वक्त बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। फसल बहुत शदीद गर्मी, हफ्स और धूप और ये जो झुलसा देने वाली गर्मी है, ये सारा दिन इनको मारती है और रात को मच्छर मारते हैं। न सिर्फ मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इतने खौफनाक कीड़े मकोड़े हैं। रात को हम कुछ वक्त भी अगर इन इलाकों में गुजारें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम 5-10 मिनट भी यहाँ रुक। बिल्कुल इरफान, और यही सूरत हाल बनी हुई है। इरफान, आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपसे जो हुकूमती कार्रवाइयाँ हैं उसके हवाले से भी बात। इरफान हमारे साथ ही हैं। अब इम्तियाज़ का हम रुख करते हैं। इम्तियाज़ जो कि हमारे हैदराबाद के नुमाइंदे हैं, दरियाए सिंध जो है, वैसे तो सूबा सिंध पूरा दरियाए सिंध बना हुआ है, लेकिन इस वक्त अगर स्पेसिफ़िकली रिवर इंडस की बात की जाए, यहाँ ऊँचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। हज़ारों छोटे बड़े देहात को अपनी लपेट में ले लिया है। और इम्तियाज़ मैं आपके बैकग्राउंड में देख भी रहा हूँ, बताइए मुझे इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं, रेले की क्या सूरत हाल है? जी फैसल, मैं इस वक्त कोटड़ी बैराज के डाउन स्ट्रीम में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, महकमा आबपाशी के मुताबिक इस वक्त जो है अप स्ट्रीम में जो पानी का अखराज है वो 6,40,087 क्यूसिक है, जबकि डाउन स्ट्रीम में जो है 5,83,882। कल तक डाउन स्ट्रीम में 6,10,000 क्यूसिक पानी था और अप में जो है लगभग जो है 6:45 के करीब था। मगर अप स्ट्रीम जो है उसकी 3 नहरें निकलती हैं, फुलेली है, पिन्यारी है, अकरमवा। वहाँ पर गुज़िश्ता 2 रोज़ से कबल मतलब वहाँ पर पानी का इखराज कर दिया है। इस वजह से डाउन स्ट्रीम में पानी हो गया है, अप में भी जो है पानी कम हो गया है, क्योंकि जो बदीन और दीगर इलाकों की तरफ जो पानी जाता है ज़राअत के लिए, तो वहाँ पर पानी छोड़ दिया है। इस वक्त पानी आ गया है हैदराबाद और कोटड़ी के राइट और लेफ्ट साइड पे जो है कच्चे के जो देहात हैं, तकरीबन जो आदाद और शुमार एग्जैक्ट नहीं बताई जा रही ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, जामशोर और हैदराबाद की जानिब से, मगर जो हमने जाकर देखा है लगभग 30 के करीब जो है गांव जो है उसको इस दरिया सिंध के पानी ने अपनी लपेट में ले लिया है। पानी का इखराज समंदर में इंतहाई कम हो रहा है। महकमा आबपाशी के माहिरीन से हमारी बात हुई है कि पानी का इखराज समंदर में कम होने की वजह क्या है, तो ये मजीद जो है 10 से 15 रोज़ ये जो ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला है कोटड़ी डाउन स्ट्रीम से ये गुजरता रहेगा ये सैलाबी रेला। और इसी तरह आसपास के जो छोटी आबादियां हैं स्कैटर्ड, वो ज़ेर-ए-आब आती रहेंगी। शहदाद कोट से इरफान और हैदराबाद से इम्तियाज़ जो कोटड़ी बैराज पे हमारे साथ, आप दोनों मौजूद रहिएगा। सूरत हाल कोयटा में भी अच्छी नहीं, बहुत ख़राब है। बारिशों के बाद सैलाब ने जो तबाहकारियाँ हैं उसके नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। नवाकली बाईपास, इसकी मरम्मत का काम शुरू हुआ नहीं हुआ, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीबुल्लाह, बताइए इस वक्त काम शुरू हुआ है? मनाजिर तो इसके बरक्स हैं। जी फैसल, ऐसा है कि कोयटा और बलूचिस्तान से सैलाबी रेला तो कूच कर गया, लेकिन यहाँ पे अपने असरात और निशानात जो है ना वो छोड़ चुके हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ नवाकिली बाईपास की मेन शाहरा पे, जो कि कनेक्ट करता है बाईपास को शहर से। आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में रोड मुकम्मल टूट चुका है और एक बड़ी गाड़ी, एक डंपर जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। कितना मुश्किल उसको हो रही है, उसको एक शाहरा तो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुकी है, जबकि जो दूसरी शाहरा है वो भी आधे से ज़्यादा उसका हिस्सा जो है ना वो इस वक्त तबाह हो चुका है, जिसके पेश नज़र जो इलाके मकीन है, जो लोग हैं, उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना है। ये मेन बाईपास की शाहरा थी, यहाँ पर रोड था जो कि जिस रोड का अब नामो निशान ही नज़र नहीं आ रहा। इलाका मकीन ये बताते हैं कि हुकूमत ने रोड बनाना तो दरकिनार, 15 दिन हो चुके हैं, ना इस पर तामीर हो सका, ना इस पर कोई काम जारी है। इस वक्त भी खाली वीराना यहाँ पर मौजूद है।
इस शाहरा पर हुकूमत ने एक वाहिद बोर्ड तक नहीं लगाया कि खुदारा इस शाहरा पर ना जाएं, यहाँ पर ख़तरा हो सकता है, आगे एक बड़ा गड़ा है। इलाका मकीन बताते हैं कि बारहा यहाँ से गुजरते हुए रात के अंधेरे में गाड़ियाँ भी इस काई में जा गिरी, क्योंकि मेन रोड है और आगे से कटा हुआ है, जिसके बायस हादसात भी रूनमा हो रहे हैं। और ये आपने काम तो शुरू मुझीब, ये आपने अच्छी बात पॉइंट आउट की है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ पहुंचेगी हुकूमत तक, मुक़्तदर हलकों तक, और कम से कम अगर मरम्मती काम नहीं हो रहा तो एक बोर्ड लगा दें यहाँ पे कि कॉशियस होके जाएं या फिर ना ही जाएं। अच्छा, हम क्योंकि कोशिश कर रहे हैं अब ज़रा हुकूमती रिलीफ वर्क की भी सूरत हाल जानने की, तो इरफान हमारे नुमाइंदे शहदाद कोट में मौजूद हैं। इरफान, आपने सूरत हाल बताई, दिन में धूप झुलसाती है, रात में मच्छर जो है सोने नहीं देते और दीगर कीड़े मकोड़े वो भी बाहर आ जाते हैं। तो हुकूमत का क्या यहाँ अमल दखल है? कोई उनका मेडिकल कैंप, कोई रिलीफ कैंप, उनकी तरफ से कोई आसानी इन लोगों को? देखिए फैसल, दो इशूज़ हैं। एक तो ये है कि जो मुतासिर आए हैं मुख्तलिफ इलाकों से नकल मकानी करके तमाम इलाकों में, उन्हें जो शहरों तक पहुँच पाए हैं महफूज पनाह गाँव तक, उन्हें सरकारी स्कूलों या कॉलेजेस में ठहराया गया है, सरकारी इमारतों में। वहाँ पर क्या बुनियादी सहूलियात हैं और क्या नहीं है, ये एक अलग मौजू है। मगर जो उनके खाने का मसला है, राशन का, वो उनको किसी न किसी वक्त, एक वक्त या दो वक्त कभी कोई चावल की शक्ल में खाना मिल जाता है, इंतहाई गैर मेयारी, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही। कहीं भी हमें कोई मेडिकल कैंप नजर नहीं आया है। दादू से लेकर हमने शहदाद कोट तक सफर किया है, जहाँ भी इन स्कूलों में गए, सरकारी स्कूलों में और कॉलेजेस में जहाँ पर रिलीफ कैंप बनाए गए, यहाँ पर इलाज की सहूलियात नहीं है। लोग कहते हैं कि हमें इलाज के लिए अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो दूर दराज कहीं जाना पड़ता है और ये परेशानियां हैं। इससे बड़ा अलमिया ये है कि जो सड़कों पर बैठे हुए हैं उनकी तादाद इससे कहीं ज्यादा है। यूँ समझ लें कि अगर 30% लोग कहीं स्कूलों और कॉलेजेस में पनाह ले पाए हैं तो 70% लोग सड़कों पर मौजूद हैं। 70% लोग, 70% सैलाब मुतासरीन, 70% ये हमारे बहन भाई इस वक्त खुले आसमान तले सड़कों पर बैठे हुए हैं। इरफान, आप शहदाद कोट से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसके अलावा इम्तियाज़, आप कोटड़ी बैराज पे जो डाउन स्ट्रीम सैलाब की सूरत हाल है उससे आपने आगाह किया, और मुजीब जो हैं वो भी कोयटा से हमारे साथ मौजूद थे। शर्जील इनाम मेमन अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शर्जील साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आप क्योंकि फ़्लड रिलीफ वर्क के इंचार्ज भी हैं, अभी इरफानुल हक हमारे नुमाइंदे शहदाद कोट में भी थे और वहाँ से वो अपडेट कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि बजाय इसके कि कोई शिकवे शिकायत की जाए, मैं आप तक ये अपडेट पहुँचा दूँ। शहदाद कोट में सूरत हाल बहुत ख़राब है, लोग यहाँ पे सड़कों पे हैं, इन तक सर मेडिकल एड नहीं पहुँच रही है। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ डिपार्टमेंट और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि हर इलाके में, हर कैंप्स में जाके मेडिकल फैसिलिटीज, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास ये जिम्मेदारी दी गई जी कि जो कुक्ड फूड है वो पहुंचाया जाए। ठीक है, ठीक है। अगर शहदाद कोट में आप किसी एरिया की निशानदेही करें तो ये अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ इस मौके पर अगर जहाँ जहाँ मीडिया हमें बताती रहेगी और जहाँ पे अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच सकी है, कोई डिपार्टमेंट नहीं पहुँच सका है, हम फौरी तौर पर ये मेक श्योर करेंगे कि विदिन कपल ऑफ आवर्स वहाँ पे टीम्स पहुँच जाएं। मैं इस वक्त किसी भी क्रिटिसिज्म को ये नहीं समझता कि जी कोई चैनल कोई हमें खुदा न खासा हमारी को मुखालफत कर रहा है, लेकिन अगर कहीं पे भी कोई निशानदेही होगी, कहीं पे हो सकता है कहीं पे खाना ना पहुँच सक रहा हो या कहीं पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुँच सके, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको अप्रिशिएट करेंगे और हम बिल्कुल ये इसकी मालूमात भी करेंगे कहीं पे कोई चीज़ क्यों नहीं पहुँची। देखिए, मैं आप एक चीज़ वाज़ेह कर लूँ कि इस वक्त ये एक बहुत बड़ा सानिया है, ये मतलब सिंध के लिए कयामत का एक समा है और आप देखेंगे बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है। बिल्कुल, इसमें ये हमारी प्रायोरिटी है कि हर शख्स को मेडिकल फैसिलिटी और एटलीस्ट जो खाना जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करी वो ज़रूर पहुँचे। अच्छा शर्जील भाई, एक ये सिचुएशन भी बनी हुई, क्योंकि जैसे मैंने भी आपसे शुरू में ही कहा, ये वक्त क्रिटिसिज्म करने का नहीं है, ये वक्त है कि आप ज़्यादा से बढ़ के लोगों की मदद करें और हम आप तक वो मालूमात पहुँचाएँ कि जहाँ पे नहीं पहुँच रही है। सूरत हाल ऐसी भी बनी हुई है शर्जील साहब कि लोग कच्ची गंदम खाने पर मजबूर हैं, हमने खुद दिखाया। फिर इसके अलावा जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है हेल्थ फैसिलिटीज़ की, लोग खुले आसमान तले, और यू बेटर नो, आपका ताल्लुक़ है इन इलाकों से, कि यहाँ पे दोपहर में धूप झुलसाती है, रात में कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। तो फ्लड जो रिलीफ वर्क है उसका पेस कैसा आपने मेंटेन किया हुआ है? क्या उसको तेज़ तर करने की ज़रूरत है?
देखिए जी, मैं अर्ज कर लूँ जी। हर जहाँ जहाँ जिन जिला में कहीं पे अगर वह तहसील नहीं पहुंच सकती या कहीं पे इस वक्त मोटरेबल नहीं है, वहाँ पे हमने मुख्तलिफ इदारों को जिम्मेदारियाँ सबने मिलकर जो के ली हुई है। अब बहुत बड़े एरियाज हैं। अब जो 10 सिटीज हैं, गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या किया, गवर्नमेंट ने हर इलाके में ऐलान किया है जी आप 10 सिटीज में आके रहें, ताकि 10 सिटीज में बहुत आसान होता है कि वहाँ पे सहूलियात फराम की जाए, खाना भी दिया जाए, राशन भी दिया जाए और वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए। अब काफी लोग जिनके माल मवेशी वो 10 सिटीज में नहीं जाते, वो दूर दराज इलाकों में अपने अपने गाँवों के बाहर, जहाँ पे अभी जो इस वक्त जो फुटेज एक चल रही है आपके पास में टीवी चैनल पे दिख रहा था, तो वो ये 10 सिटीज की फोटोज नहीं है, ये वो जगह है जहाँ लोगों ने, जहाँ उनको पक्की जगह मिली वहाँ पे उन्होंने अपने टेंट लगा दिए। बिल्कुल। तो अब वहाँ पे एग्जैक्टली मतलब ज़्यादा 100% वो शायद वो पॉसिबल ना हो सके कि हर जगह वो हर गांव के बाहर भी पहुंच सके, लेकिन ये उसको भी हमने मेक श्योर किया। हमने ऐसी टीम रखी हुई है, हमने मेडिकल में जो हमारी मोबाइल मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उनको भी मुख्तलिफ जगहों पर हम लोग भेज रहे हैं। जो मोबाइल मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उनको पूरे जो यहाँ पे थी सबको उन इलाकों में भेजा गया है कि जी आप जाएं और वहाँ पे लोगों के टेस्ट करें, वहाँ पे जो सभी सहूलियात चाहिए, बच्चों के जो टेस्ट करने, दवा अद्वियात की तफसील है उसको मेक श्योर किया जाए। जिस इलाके में अगर कहीं रह गया तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। हमें समझते हैं कि इस चीज़ को आइडियल नहीं है, एक तकलीफ है। एट अ टाइम 23 इजला में पानी खड़ा हुआ है, एट अ टाइम 23 इजला में एक मुसीबत आई हुई है जिसको गवर्नमेंट 100% कैपेसिटी में कोशिश कर रहा है। मतलब अगर एक इजला में सपोज अगर 10 हॉस्पिटल थी तो और अगर वहाँ पे 100 जगहों पे पानी खड़ा और 100 जगहों पे कैंप्स लगे हुए तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन इसको हम मेक श्योर करेंगे कि कोई भी कहीं पे भी शिकायत है तो हम उसको फौरी तौर पर हमारी टीम वहाँ पे पहुँचाएं। अच्छा शर्जील साहब, अब क्योंकि रिहेबिलिटेशन की तरफ भी जा रहे हैं, बहुत से लोग तो वहीं बैठे, लेकिन कई हज़ार अफराद इस वक्त जो है वो कराची में जो है वो आ चुके हैं। अच्छा, एक तो देखें सर, मसला ये है कि यकीनन इस वक्त ये गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके ठहरे हैं, जो वहाँ ठहरे हैं बेचारे, वो ख़ुद ये कहते हैं कि हमारा होगा क्या, जब ये स्कूल खुल जाएंगे उसके बाद हमारी क्या सूरत हाल बनेगी। एक इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दूसरा ये कि अब ऑलरेडी ये बेचारे इतनी बीमारियों के साथ आ रहे हैं, इतनी तकलीफ़ों के साथ आ रहे हैं, कराची में इन इट सेल्फ डेंगू सर उठा रहा है, तो इस चीज़ को कैसे आप नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, नेगेट करना चाह रहे हैं, ज़रा बताइए। दो चीज़ें, जहाँ आपने डेंगू की बात की, कल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स की मीटिंग में सख्ती से हिदायत की थी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और KMC को, जी आप मेक श्योर करें कि स्प्रे को बढ़ाया जाए। ठीक है। हमने कल एक और ऑप्शन पे भी बात की कि अगर एरियल स्प्रे हो सके तो पाकिस्तान में वो जहाज मौजूद नहीं है जो एरियल स्प्रे कर सके। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट को और चीफ सेक्रेटरी साहब को ये हिदायत की कि आप देखें किसी पड़ोसी ममालिक से, जैसे सपोज UAE से या रशिया से मशहूर थे कि जी यहाँ से जहाज आ सकते हैं, उधर रब्ता किया जाए कि क्योंकि जितना ये इस वक्त पानी हर जगह खड़ा है, मतलब कराची में चले सूरत हाल उसकी पानी की कम है, लेकिन ओवरऑल पूरे सिंध में पानी खड़ा है और बहुत जगहों पर पॉसिबल बहुत मतलब स्प्रे भी हो रहे हैं। मेरे पास एक चीज पता है, एक शहर में जो है डेंगू के स्प्रे कराए जा रहे हैं, लेकिन जिस हद तक पानी है, मतलब ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है जी एक जगह में और गली मोहल्लों में कराना है, हर जगह पानी खड़ा है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको, चीफ सेक्रेटरी को और हेल्थ मिनिस्टर साहबा को हिदायत की कि आप चेक करें कि एक तो एरियल स्प्रे कितना इफेक्टिव होगा इस डेंगू के लिए, नंबर 1, और दूसरा कि जहाँ से भी मिलती है हमें ये इस तरह के एरियल स्प्रे जहाज मिलते हैं तो हम एरियल स्प्रे को जो है वो फौरी तौर पर पूरे सिंध भर में कराएं। तो ये दो चीज़ों पे जो है कल वो टास्क दी गई थी। ज़्यादा आपने स्कूल की कराची की बात की, डेफिनेटली लोग जो है वो मुख्तलिफ इजला से आए हुए हैं और डेफिनेटली जहाँ के जब पूरा सूबा आपका पानी भरा हो तो जहाँ पे भी कोई ड्राई स्पेस मिलती है या कोई बेहतर शेल्टर मिलता है तो गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी कि उन लोगों को हम वहाँ पे फिलहाल शिफ्ट करें और जैसे ही वो पानी खत्म हो जाएगा। और अब ये भी बता दूं आपको, अब पानी के कम होने की सूरत हाल शुरू हो गई है। पानी अब रिसीड कर रहा है। दरिया सिंध जो है वो लेट आवर्स में गिरना शुरू होना था, तो जैसे पानी अब चूंकि गुडू पे और सखर पे जो है पानी नीचे आ चुका था, कोटली बैराज कल जो है वो हाई टाइड पे चल रहा था। अब जैसे ही दरिया सिंध का लेवल नीचे आएगा तो पानी का ड्रेन स्टार्ट होगा। जैसे पानी का ड्रेन स्टार्ट होगा तो ये जगह ड्राई करके गवर्नमेंट जो है इसको डी वाटरिंग करवा के और नेचुरल डी वाटरिंग होगी, उसके जरिए फिर ये जगह फिर इनको रिहेबिलिटेशन स्टार्ट होगी।
बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और जहां आप बता रहे थे कि रिलीफ वर्क की क्या से वहीं पे एक चीज़ आपने ये अच्छी बताई कि अब पानी रिसीड होना है, यानी पानी जहां जिन इलाकों में था खड़ा वहां से कम होना शुरू हो गया है। उम्मीद हम ये करते हैं कि जल्द से जल्द ये सूरत हाल ख़त्म हो ताकि जितने भी लोग आए हुए हैं वो अपने घरों को वापस जा सकें। अभी एक डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस लगा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म का कमरा अदालत में लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो के बच्चों को दिलासा, आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म पहुँचे हैं और लापता अफराद केस में आज उनको समन किया गया था, वो यहाँ पहुँचे हैं और ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद थी। लापता सहाफ़ी हैं मुदस्सिर नारो, उनका बच्चा था वहाँ पे और उसको उन्होंने वहाँ पे दिलासा भी दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुँचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लापता अफराद से मुताल्लिक़ केस की समाअत है, उनको समन किया गया था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वहाँ पहुँचे हैं। उनके हमरा वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं लापता अफराद केस में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं। कमरा अदालत में जब वो गए हैं तो वहाँ पे लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो, जो कि काफ़ी अरसे से उनकी खैर ख़बर नहीं है, उनके बच्चे को उन्होंने वहाँ पे दिलासा भी दिया है। इस मौके पर उन्होंने कुछ मीडिया से गुफ्तगू भी की है और उनके हमरा वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी थी। लापता अफराद केस के जिसमें शहबाज शरीफ को समन किया गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। इससे पहले हम बात कर रहे थे शर्जील इनाम मेमन से और हमने उनसे ये सवाल किया कि जो सैलाब मुतासरीन कराची आ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में ठहर रहे हैं, उनका ये सवाल है कि अगर स्कूल खुल जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा। इसी सूरत हाल पे एक रिपोर्ट भी है सरकारी स्कूल्स में जो सैलाब मुतासरीन हैं, अब वो तो वहाँ मौजूद हैं लेकिन वहाँ के तलबा हैं, उनका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ा हुआ है। सच्चल गोट हैं, यहाँ 5 सरकारी स्कूल्स हैं और तकरीबन 5000 अफराद हैं यहाँ पे। 2 हफ्तों से बच्चों का तालीमी सिलसिला रुका हुआ है, पढ़ाई नहीं हो रही है, वालिदैन तलबा असातिज़ा परेशान है। मुदस्सिर नज़ीर यहाँ गए, उन्होंने रिपोर्ट बनाई, आपको दिखाते हैं। अंदरून सिंध सैलाब की तबाहकारियों से मुतासिर होने वाले दरबदर होकर कराची का रुख कर रहे हैं, जिनके क़याम का बंदोबस्त हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स में तो कर दिया है, लेकिन इसकी वजह से दीगर स्कूल्स की तरह सचलगोट के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के तलबा भी तालीमी सिलसिला रुकने से परेशान हैं। 15 दिन हो गए हमारी पढ़ाई वेस्ट हो रही है और हम घर पे बैठे हुए, ना तो ट्यूशन जा पा रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड मुतासर के लिए हम स्कूल भी नहीं आ पा रहे हैं। बहुत मुतासिर वालों की वजह से हमारे स्कूल भरे हुए, अभी पेपर भी आने वाले हैं, हम क्या पढ़ाई करेंगे। स्कूल के क्लासरूम्स में तलबा के बजाय स्लाब ज़दगान मौजूद हैं और जिस फर्नीचर पर बैठकर बच्चे पढ़ाई करते थे उन पर मुतासिरीन ने अपना बचा कुचा सामान रख दिया है। क्लासरूम्स में जगह ना होने की वजह से टीचर्स बच्चों को पढ़ाए बगैर लाइब्रेरी में बैठकर वापस चली जाती हैं। 2 महीने वेकेशंस के बाद खुला है तो हाल ये है कि 15-20 दिन से हम लोग आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन स्कूल में बहुत गंदी हालत है, बच्चों का लॉस हो रहा है। अभी हमारा रिज़ल्ट आने वाला है मैट्रिक का, हमें अपने बच्चों के सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, उनको कॉलेज में एडमिशन दिलवानी है, तो ये सिस्टम कैसे चलेगा। सैलाब मुतासरीन के लिए जगह का बंदोबस्त करने के लिए प्रिंसिपल के कमरे को स्टोर बनाकर वहां कुर्सियां और दीगर फर्नीचर रख दिया गया है। स्कूल खुलने की उम्मीद पर वालिदैन रोज बच्चों को लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल फिरोज बीबी ने खबरदार किया है कि अगर मुतासरीन को कहीं और मुंतकिल ना किया गया तो तलबा का साल ज़ाया हो जाएगा। 1 अगस्त से क्लासेस शुरू हुई थी तो अभी 1 महीना भी नहीं पढ़े थे कि ये हो गया मसला, और ये मुतासरीन आ गए, पूरा स्कूल भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है तकरीबन 1200 के करीब है, उसमें 300-400 बच्चे हैं, 400-500 मर्द हैं, औरतें हैं, तो बहुत बड़ा हर्ज हो रहा है हमारे बच्चों की तालीम का। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इनके लिए करें। अगर ऐसा हाल रहा तो ये समझे कि ये साल तो बच्चों का लॉस हो जाएगा। नुशैरा फेरोज से आने वाले सैलाब ज़दगान के हमरा बच्चों की भी बड़ी तादाद आई है।
जो खुद भी बेघर होने और पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता होने पर अफसुर्दा हैं। हमारे गांव पे रोशर फिरोज पे सैलाब आया है, मैं वहाँ पे स्कूल था, हमें बहुत वो याद आ रहा है। हमारा दिल करता है कि वहाँ जाके स्कूल पढूं और वापस जाके वहाँ स्कूल पढूं। और जैसे रहती हूँ वैसे ही रहूँ अपने गांव पर। यहाँ पे कोई सुकून नहीं आ रहा है मेरे को। इस क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ते थे ना वो ही पढ़ें कि हम अपने गांव पे जाके हम पढ़ें, क्यों कि उसकी तालीम बर्बाद हो रही है, हम यहाँ पे बैठते हैं। तो सैलाब की वजह से मुतासरा इलाकों में बच्चों का तो तालीमी सिलसिला रुक गया है, लेकिन सैलाब ज़दगान जिन इलाकों में आ रहे हैं वहाँ के सरकारी स्कूल्स के तलबा की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने इस मामले के हल के लिए सिंध भर में टेंट स्कूल्स कायम करने का दावा किया है। कराची के स्कूलों में सैलाब ज़दगान की आमद के बाद बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं, मगर हुकूमत सिंध इस मसले को हल करने की बजाय इसे मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से कबल बता रहे थे कि अब डेंगू का जो मरज़ है वो पंजे गाड़ने लगा है, ख़ास तौर पे सिंध में, जहाँ पे कराची सबसे ज़्यादा मुतासर है। पिछले 24 घंटे में 84 केसेस सामने आ चुके हैं। जिला शर्की में डेंगू मच्छर के वार सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। 1 सितंबर से अब तक 518 केसेस सामने आ चुके हैं। तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर मौजूद हैं। मुदस्सिर, अस्सलाम वालेकुम। हमने अभी ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि हम सैलाब पे बात कर रहे थे शर्जील इनाम मेमन साहब से, तो हमने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं, किसी बाहर मुल्क से जहाज़ लाएंगे स्प्रे वाला तो वो करवाएंगे। आपने देखा कुछ कोई इक़दाम सिंध हुकूमत की तरफ से? फैसल भाई, सबसे पहले स्प्रे का जो अमल होता है वो तकरीबन आज से 2-3 माह पहले हो जाना चाहिए था, और उसमें लार्वा जो था उसे ख़त्म करना ज़रूरी था। और अब इस वक्त लार्वा जो है वो मच्छर में तब्दील हो चुका है, और इस वक्त जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं केसेस वो तकरीबन 80-90 केसेस जो हम रोज़ाना कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं, ये फिगर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है वो हमें जो स्टैट्स बताता है वो बहुत कम है। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएं तो सूरत हाल देखें तो तमाम हॉस्पिटल इस वक्त भर चुके हैं। अभी रिसेंट मुझे भी मैं रिपोर्ट कर रहा था आपके प्रोग्राम में, तो उसमें मुझे भी डेंगू हुआ। 8 दिन के बाद मैं भी आज ऑफिस आया हूँ, बहुत बुरी कंडीशन रही मेरी भी। तो लैब्स में आप जाएं, लैब्स में तो भरमार है, लोग आ रहे हैं कंप्लेंट्स लेके, और प्राइवेट लैब्स में तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे स्टैट्स। और कंडीशन ये है कि आज से 2 माह पहले अगर स्प्रे हो जाता तो शायद लार्वा जो था वो ना पैदा होता, लेकिन अभी चूँकि मानसून बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है, और ये डिज़ीज़ जो है अगर आम मच्छर इन्फेक्टेड आदमी को भी काटेगा तो वो भी कैरियर बनेगा। तो इस तरह ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यही चीज़ में, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, लोगों को ये नहीं पता। तो डॉक्टर साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे नुमाइंदे ने ये एक बड़ी वरीसम बात और नॉलेज में भी इजाफा किया कि अगर कोई इंसान को मच्छर काट रहा है तो वो उसका भी कैरियर बन रहा है। कितनी ग्रेव सिचुएशन है इस वक्त हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में, हमारे शहर में, हमारे सूबे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया समा का कि एक अहम मौजू के ऊपर आपने बात की। और हम जो पिछला वायरस था उस ज़माने में भी हम यही बात किया करते थे कि ये इंटरनेशनल हवा चली है तो आप लोग इस पर इतना बात कर रहे हैं, मगर हमारे मुल्क में तो अभी भी डेंगू और मलेरिया से अल्लाह न करे लोग साथ छोड़ जाते हैं। और हमारा बड़ा मसला डेंगू, मलेरिया, टीबी है और एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड है। अभी भी सूरत हाल यही है। 2008 में जब डेंगू पहली बार आया तो हम लोगों को किसी को समझ में नहीं आ रहा था, और पहली बार हमें ही पेशेंट भेजे गए क्योंकि उनके प्लेटलेट कम हो जाते थे, और हेमेटोलॉजिस्ट के पास सारे शहर के पेशेंट आ जाते थे। और कुछ पेशेंट्स के तो हमने बोन मैरो भी कर डाले ये देखने के लिए कि कौन सी बीमारी है। तब पहली बार मालूम हुआ कि कोई डेंगू की बीमारी है। फिर लोगों को डॉक्टर्स की वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग स्टार्ट की गई। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि याद है कि श्रीलंका से भी टीम आई, जबकि हम उससे पहले अच्छी खासी ट्रेनिंग सिंध के लेवल पे कर चुके थे। अब जो 2-3 मसाइल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एक तो टेली मेडिसिन और टेलीफोन पे थेरेपी
और टेलीफोन पे थेरेपी भी वो लोग नहीं कर रहे जिन्होंने कभी ज़िंदगी में ख़ुद डेंगी मैनेज किया हो, वो कर रहे हैं जिनकी स्पेशलिटी ही नहीं है, यानी रेडियोलॉजी वाले, एक्सरे MRI वाले। नहीं अभी तो आप घर पे रहिए, बस न्यूब्रॉल फोर्ट ले लें या पैनाडोल ले लें, बस बुखार उतर जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना। तो वो एक केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि उनमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और डेंगी शॉक सिंड्रोम में हमें मिल रहे हैं। इस बुखार का पैटर्न ये होता है कि डे 1 पे बुखार आता है और डे 5 या 6 पे बुखार उतरता है, और फिर डे 5-6 पे जब बुखार उतरता है यहाँ तक तो प्लेटलेट ठीक रहते हैं। 5वें दिन या 6ठे दिन प्लेटलेट गिरते हैं और 8वें या 9वें दिन प्लेटलेट उठते हैं। अच्छा, 8वें 9वें दिन उठना ही होता है, तो इस दरमियान में कोई मामू, फुप्पा, चचा मशवरा पपीते के पत्ते का दे देते हैं और 9वें दिन तो प्लेटलेट बेहतर होने होते हैं, तो वो पपीते के पत्ते से बेहतर हो गए। जबकि ऐसा नहीं है। पपीते के पत्ते की वजह से अभी एक डेंटिस्ट एडमिट है मेरे पास और उसके किसी तरह डायरिया नहीं रुक रहा था, और हमने अपनी तशख़ीस पे शक किया कि आज डेंगी के अलावा कुछ और भी है, तो मालूम हुआ कि वो पपीते का पत्ता था, और जब पपीते का पत्ता बंद किया तो उसका डायरिया बंद हुआ। दूसरी पेचीदगी हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जूसेस पिलाने के चक्कर में और वो लीमू डाल के जूस पिलाने के चक्कर में सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शंस लेके आ रहे हैं, सेब के जूस के ऊपर लीमू डाल के और इस तरह की चीज़ों से। और फिर आपको ये फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि जो सीना ख़राब हुआ है ये डेंगी का पानी, डेंगी की वजह से वेसल्स का पानी जाके लंग्स में जमा हुआ है, या ये लीमू और इसके जूस की वजह से हुआ है। तो ये वो टोटकों का जो इलाज इस वक्त मोबाइलों के ऊपर खालू, रिश्तेदार, फुप्पा, मामू कर रहे हैं, और वो डॉक्टर्स के जिन्होंने ख़ुद कभी नहीं मैनेज किया, ये ज़्यादती है। आपके फीवर के दूसरे तीसरे दिन ही जाके अपने महल्ले के डॉक्टर से टेस्ट कराइए। डॉक्टर कहता है ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट कराइए, और अगर डेंगू आ जाता है तो डॉक्टर की निगरानी में पानी का इनपुट अच्छा रखिए। और जहाँ पे आप ये देखें कि डायरिया या उल्टी ज़्यादा हो रही है, मतलब 2 लीटर जिस्म से पानी निकल गया और 1 लीटर भी नहीं गया, वहाँ पे ड्रिप का इस्तेमाल ज़रूरी है, और किसी ऐसे अस्पताल में जहाँ डेंगू का इलाज होता है जाके ड्रिप्स लगवाइए। बसूरत दीगर खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, और खून गाढ़ा होके एक मरीज़ हमारे पास दिमाग में, रग में खून जमने की वजह से आया, और जब खून जम गया तो आगे पीछे की रगें फट गईं। 36 साल का नौजवान, क्योंकि डायरिया हो रहा था, उल्टियाँ हो रही थी, ड्रिप लग नहीं रही थी, बुखार चल रहा था 5वें-6ठे दिन। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम तो ये होता है कि जिसमें नसों से पानी निकल के जिस्म में चला जाता है, टिश्यूज़ में, और शॉक में चला जाता है पेशेंट, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से, खून गाढ़ा होने की वजह से। एब्सोल्युटली। और डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम में प्लेटलेट की कमी की वजह से खून के किसी भी हिस्से से, जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आना शुरू हो जाता है। अब बहुत सी इंटरनेशनल गाइडलाइंस की रेफरेंस दिए जाते हैं, मगर बॉटम लाइन ये कि वो किताबी गाइडलाइन पढ़ के ट्रीट नहीं होता। हर मरीज़ खुद बताता है कि मुझे कैसे मैनेज करना है। बिल्कुल। तो टेलीफोन पे ये काम नहीं हो सकता। सर डॉक्टर साहब, मैं पेशेंट के बेड साइड पे डिसीजन लेना, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर है जिन्होंने ये चीज़ कवर की है, एंड फॉर्चुनेटली ये रिकवर भी करके आए हैं डेंगू से, तो एक ये भी चीज़ आप देख लें, आपके सामने ये सिचुएशन ना। हुकूमती लेवल पे तो स्प्रे या वो पीछे मॉनसून होती रही, उसमें नहीं हो सका, देन अभी फ्लड वाले मामलात आ गए, उसमें भी बिजी हैं, तो ये चीज़ देखें नेगलेक्ट तो हो गई है। अब लोगों को आप ये मैसेज दें कि भाई आप अपने घरों में जो रह रहे हैं खुद ही आप कर लें, जो आप इंतज़ामात कर लें, घरों में स्प्रे कर लें, या बाहर कहीं जा रहे हैं तो किस तरीके से प्रिकॉशंस करें, ये बताइए। जी, इसमें 2 बातें ज़रूरी हैं। एक बात मेरे जहन से निकल जाए तो मैं जिक्र कर जाऊं कि कहा जाता है कि डेंगू में प्लेटलेट बहुत ज़्यादा नहीं लगाए जाते, मैं भी इससे एग्री करता हूं, मगर 3 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 1% को भी प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ रही है डेंगू होने के बाद, तो वो तादाद बहुत बढ़ जाती है। तो ब्लड डोनर्स को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि जहाँ अस्पतालों में, घर के करीब ब्लड बैंक्स में जाएं और अपने अजीज़ व क़ारिब को प्लेटलेट और ब्लड देने में जल्दी करें। इसमें कंजूसी का मुज़ाहरा ना करें, क्योंकि अल्लाह ना करे उनकी ज़िंदगियाँ बहुत प्यारी हैं हमें, और उनको जब प्लेटलेट की ज़रूरत हो तो डॉक्टर्स लगा सकें। अब जो आपका सवाल था बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा से ये कहते हैं कि हम हर चीज़ का कसूर किसी दूसरे पे ना डाल दें, हम अपना रोल देखेंगे, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे बच्चों के कपड़े पूरे हैं, उनकी आस्तीनें पूरी हैं, वो नेकर ना पहने इन दिनों में, वो पैजामा या पैंट पहने, मच्छर का जो भी क्रीम होती है वो लगा लें, जाली मच्छरदानी जिसको कहते हैं वो लगा लें,
जो केमिकल स्विच में या ग्लोब जो लगता था पुराने ज़माने में वो लगा लें। कोई भी वो तरीक़ा अपना लें कि मच्छर आपके आसपास, आपकी औलाद के, आपके बच्चों के आसपास ना रहें। आपने इस बात को महसूस किया होगा कि 15 से 25 साल वाले जो बच्चे हैं उनमें ये बीमारी 80% पेशेंट्स वो हैं, तो उनको बचाना है। महल्ले में पानी ना खड़े होने दें, महल्ले की कमेटियाँ बनाएं और अपने महल्ले को ख़ुद साफ़ करें, वॉलंटियर करें महल्ले को साफ़ करने के लिए। घर के सहन में पानी ना खड़ा होने दें, छत पे ना होने दें, गली पे नाली पे ना होने दें, किचन के बर्तन को ढाँक के रखें। ये तो वो अपनी मदद आपके तहत, बदकिस्मती से हमारे शहर को 2-3 महीने की बारिश के लिए कभी बनाया ही नहीं गया है, तो इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता सिवाय इसके कि अपनी मदद आपके तहत आप अपने बिल्कुल, यानी कि अपनी मदद आपके तहत ही डॉक्टर साहब सारे मामलात हमें करने होंगे। एट द एंड ऑफ द डे मुदस्सिर, अब जो एक तो ये चीज़ हो गई जिस वक्त होना था स्प्रे नहीं हुआ, लार्वा मच्छर में तब्दील हो चुका है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर तो वो स्प्रे जो उस वक्त होना था, क्या वही स्प्रे अगर दोबारा किया जाए तो उससे मच्छर ख़त्म हो सकते हैं या उसके लिए कोई दूसरा स्प्रे करना पड़ता है? डॉक्टर साहब ने अभी जो हमें बताई प्रिकॉशंस, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। माहिरीन कहते हैं कि लार्वा को मारने के लिए जो सबसे अच्छा फ्रूटफुल मंथ है वो 2 माह पहले होना चाहिए था स्प्रे। तो अभी सिर्फ घरों में आप प्रिकॉशंस का ख्याल रखें, अपना बच्चों को कवर्ड ड्रेस पहनाएं और सोते वक्त जो है रूम में स्प्रे करें मच्छर मार। तो यही एक सूरत हाल है, यही सूरत हाल बनेगी। यानी कि सिर्फ ये स्प्रे पे डिपेंड नहीं करता, वो टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिस वक्त ये होना है। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल कराची में जहाँ पे एक जानिब सैलाब से बड़ी तबाहकारियाँ हैं, वबाई अमराज फूट रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब अब ये डेंगू भी सर उठा जा रहा है। तो मुझे और आपको खुद अपनी हिफाजत करनी है। एक अहम डेवलपमेंट नहीं थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रोस्टर पर बुलाया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब, आपको हमने इसलिए तकलीफ दी कि ये बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह जाने किसने बच्चे का वालिद गायब किया, लेकिन ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि लापता अफराद को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुलाया गया आज अदालत में लापता अफराद केस की समाअत में, और जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रोस्टर पर बुलाया गया तो चीफ जस्टिस ने मुखातिब होते हुए कहा कि वज़ीर आज़म साहब, आपको इसलिए तकलीफ़ दी गई है कि ये मसला बड़ा है। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह जाने किसने बच्चे का वालिद गायब किया है, लेकिन ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस वालिद को ढूंढूंगा। इससे पहले हम डेंगू की बात कर रहे थे, और सिर्फ सिंध नहीं, पंजाब में भी डेंगू मच्छर ने सर उठा लिया है। ऐसे में महकमा माही परवरी भी मैदान में आया है। मछलियों के ज़रिए डेंगू मच्छर का खात्मा किया जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है? लाहौर से आयशा अता की रिपोर्ट में जानिए। दुनिया भर में तकरीबन 2.5 अरब से ज़ायद अफराद डेंगू के खतरे से दो चार हैं। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहां डेंगू सेहत आमा का एक संगीन मसला बन चुका है। ऐसे में महकमा माही परवरी की जानिब से मछलियों की एक ऐसी फौज तैयार की गई है जो कि डेंगू का खात्मा कर सकती है। ये मछलियाँ कौन सी हैं और किस तरह से काम करती हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। पानी में तैरती ये छोटी छोटी मछलियाँ काम करती हैं बड़े बड़े। तिलापिया नामी ये मछली डेंगू के खतरनाक मच्छर और इसके लार्वे को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती है। हमने एक ऐसी मछली ढूंढ निकाली कि अगर कहीं पानी आपका साकन है, कहीं पानी खड़ा हुआ है, तो आप अगर वहाँ पर मछलियाँ डालते हैं तो जो डेंगू का लार्वा है, ये स्पीशीज डेंगू लार्वा खाती हैं। डेंगू के पेश नजर महकमा माही परवरी ने तिलापिया मछली के 23 लाख बच्चों की अफजाइश की है जो डेंगू मुकाओ मुहिम में अपना किरदार अदा करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से भी इतलात आती हैं, फिर हमारी अपनी टीमें भी जाती हैं, जाके जायजा लेती हैं कि क्या वाकई में यहाँ पर डेंगू लार्वा पैदा हो सकता है, तो उसमें हम जो है मछली डालते हैं। माहिरीन कहते हैं कि मच्छरों को हड़प करके खाने वाली ये मछली बाकी मछलियों की निस्बत महंगी और खाने में भी लजीज होती है।
मच्छर और इसके लार्वे को खत्म करने के 3 तरीके हैं, एक केमिकल, दूसरा मैकेनिकल और तीसरा बायोलॉजिकल। किसी भी पानी में मछली छोड़ने से पहले इस पानी का तज्जिया किया जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल बड़ा इफेक्टिव है। इसका कहने का मतलब यह है कि आप एक जानदार से दूसरे जानदार को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये लिमिटेड है ओपन वाटर्स तक। जो हमारी पानी जौहर हैं, जो पार्क्स हैं। हुकाम के मुताबिक ये मछलियाँ डेंगू के कंट्रोल में मददगार साबित होंगी। डेंगू मच्छरों के फैलाव को रोकने के लिए तलापिया मछलियों की अफजाइश एक कम खर्च तरीका होने के साथ साथ महंगे केमिकल का सस्ता मुतबादिल है। कैमरामैन जवाब लिया के साथ आयशा आता समा, लाहौर। अभी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान पहुंचे हैं और सेक्रेटरी जनरल सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। सेक्रेटरी जनरल ने दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की खिदमत को सराहा भी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को बड़े पैमाने पर भी तस्लीम किया। बात करेंगे हमारी नुमाइंदा सुमैरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमैरा, बड़ा अहम दौरा है ये, तफसील दीजिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने पाक फौज के जो पीस मिशन में उनका रोल है, उनका किरदार है, उसको बहुत सराहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है उनके अक़वाम मुत्तहिदा के पीस मिशन में भी। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ उनकी बहुत अहम मुलाकात है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ उनकी बहुत अहम मुलाकात है। ये उनका बहुत अहम दौरा इस हवाले से भी जाना जा रहा है कि एंटोनियो गुतेरेस जो है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा एक बहुत खुसूसी नरम गोशा रखते हैं। उनके पिछले विजिट को भी अगर देखा जाए 2020 में भी उन्होंने पाकिस्तान आकर जिस तरीके से कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर भारत के मुतालिक एक बहुत अहम बयान दिया था, जिस पर भारत की जानिब से काफ़ी फिर उसके ऊपर रेजिस्ट भी किया गया, उसके ऊपर गुस्से का भी इजहार किया गया, मगर वो इस चीज़ की परवाह करते नहीं है। अक्सर देखा गया उनकी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात का इम्कान है और यही इम्कान है कि कश्मीर समेत तमाम तर जितने भी इस वक्त एक जो जितने भी वो इश्यूज चल रहे हैं, मैटर्स चल रहे हैं पाकिस्तान के रीजन के अंदर, अफगानिस्तान है उसमें, कश्मीर है उसमें, तमाम तर पड़ोसियों के साथ हमारे इश्यूज हैं, वो सब जो है वो ज़ेरे बहस आएंगे। पाकिस्तान के किरदार को वो ओवरऑल बहुत सराहते हैं और इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के एजाज़ में सदर की जानिब से बड़े इशाये का भी इंतजाम किया जाएगा। सैलाब अफगान के हवाले से हो, मामला कोरोना पाकिस्तान की डीलिंग हो, कोरोना के साथ पाकिस्तान ने किस तरह निपटा है, या उसके बाद मुख्तलिफ सतहों पर अगर एनवायरनमेंट के चैलेंजेस हैं उसमें पाकिस्तान का किरदार वो बहुत सराहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने तमाम सर टास्क जो है 10 साल का वक्त था, मगर वो 10 साल से भी कम अरसे में पूरे करके UN को रिपोर्ट जमा करवा दिए। ये दूसरा दौरा है उनका और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 11 सितंबर को वापस होंगे और उससे पहले वो सैलाब अफगान से भी मुलाकातें करेंगे, इफेक्टिव से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे और ये रिपोर्ट वो वापस जाके UN भी जमा करवाएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने फ्लैश अपील की थी उस हवाले से पाकिस्तान को मजीद किन किन एरियाज ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स है जिसमें पाकिस्तान को फौरी जरूरत है। राइट, बहुत शुक्रिया सुमैरा आपका। आगे बढ़ते हैं। कुशादा कमरे, बाग, हर तरफ खिड़कियां, बड़ी बालकोनियां। ये कोई महल नहीं है, कराची की कदीम हवेली है जिसके हुस्न को वक्त की दीमक और मौसम की सख्तियों ने गहना तो दिया। ये हवेली कहाँ है और कोई रहता भी है या नहीं, ये जानते हैं नुमाइंदे खुसूसी शायन सलीम की रिपोर्ट में। कराची को इमारतों का जंगल भी कहा जाता है। यहाँ जा बजा कसीरुल मंजिला इमारतें नजर आती हैं, लेकिन ये रिपोर्ट एक हवेली पर है। जी हाँ, पुराने दौर की हवेली। हम जब भी नुमाइश से गुजरते थे वो हवेली हमें अपनी जानिब मुतवज्जा कर लेती थी। वो हवेली किसकी है, उसका वारिस कौन है, वो इस वक्त किस हालत में है, ये सब इस रिपोर्ट में जानते हैं। ये हवेली की हालत देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा, ये बहुत खस्ता हाल हो चुकी है, लेकिन
जिस पत्थर से ये उस दौर में बनाई गई थी, येलो स्टोन से, वो आज भी सही सलामत है और इस पर जो नक्शो निगार बनाए गए हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। तकरीबन खस्ता हाल है, खंडर बन चुकी है, मगर जो इस पर बनावट है वो आज भी अपनी तरफ खींच लेती है। नुमाइश पर अली रजा इमाम बारगाह के सामने ये हवेली मौजूद है। इसके 3 रास्ते हैं और एक की जो दिलचस्प बात यह है कि इसकी जो बाउंड्री वॉल है उसे तोड़ दिया गया है। किसने तोड़ा, किन मकासद के लिए तोड़ा गया और ये किसके नाम पर है हवेली? यहाँ ना प्लॉट नंबर लिखा हुआ है और ना कोई ऐसी तख्ती लगी हुई है कि कहीं से पता चल सके ये कि किसके नाम पर है। कोई चौकीदार भी नहीं है जो इसकी देखभाल कर सके। हवेली की दिलकश तामीर गवाही दे रही है इसे बनाने वालों ने बड़ी मेहनत और लगन से बनाया होगा। ये दरवाजे भी बताते हैं कि ये घर कितना पुराना है। ये लकड़ी के दरवाजे जो कि अब बनते नहीं हैं और इसके ऊपर जो ये एक नक्शो निगार बना हुआ है एक हीरे की मानन, इससे भी अंदाज़ा होता है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो हवेली है, ये कोई तकसीम से पहले बनाई गई थी। एक कमरे जितनी ये बड़ी गैलरी है जिसे हम सहन भी कह सकते हैं और इसी के साथ दरवाज़ा है जिस पर ज़बरदस्त कुंदाकारी की गई है। पत्थर पर ये तराश खराश करके ये सारे फूल बूटे बनाए गए हैं। पत्थर का असल रंग है, या तो बारिश का पानी इस पर गिरा है ज़्यादा तो इसकी वजह से ये रंग इसका पत्थर का ओरिजिनल है वो आज भी नज़र आ रहा है। कुशादा कमरे हैं, कमरों के साथ रोशनदान खिड़कियां हैं, हवा का ज़बरदस्त बंदोबस्त है और साथ ही एक छोटा सा, मुझे लगता है उस दौर में ये बाग होगा क्योंकि ऊपर कोई छत नहीं है, सहन भी इसको कह सकते हैं और यहाँ लोग बैठते होंगे, ठंडी हवा से लुत्फानंदोज होते होंगे। घर के हर कमरे में खूबसूरत सी टाइल्स हैं जो तकसीम के बाद हमें घरों में नज़र आती थी। वो टाइल्स अब भी मौजूद है, कहीं जगहों से टूट गई है। और जो गौर करने की चीज़ है वो ये कि ये घर वैसे तो पत्थर से बनाया गया है, ये पत्थर आपको नज़र आ रहे होंगे, मगर इसके ऊपर इस पर प्लास्टर भी किया गया है, यानी कि इसको रेनोवेट किया गया था। तो पत्थर अभी भी इसका अंदर सही सलामत है और ये दीवारें हैं इस पर प्लास्टर किया गया है, यानी कि सीमेंट से ये बनाई गई। कौन रहा होगा इसमें, कितना अरसा इसमें गुजारा होगा, क्यों ये आबाद नहीं है? इलाके के एक बुजुर्ग से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो भी 40-45 सालों से इस हवेली को वीरान देख रहे हैं। इस हवेली में 10 कमरे हैं और एक कमरे में इस वक्त हम बड़े कमरे में मौजूद हैं। यहाँ आने के बाद माजी के लोगों का लाइफ स्टाइल और उनके रहने का तौर तरीका कैसा होता है ये मालूम चलता है कि उस ज़माने में जो छतें थी वो ऊंची बनती थी। आज के दौर में इतनी ऊंची छतें बनाने का तस्वुर रहा ही नहीं है। छोटे छोटे कमरे होते हैं, छतें नीचे होती हैं ज़्यादा, तो ये पता चलता है कि कितना ख्याल रखा जाता था उस दौर में। मौसम की मुनासबत से घर बनाए जाते थे क्योंकि जितनी ऊंची छतें होंगी उतना ही हवा का क्रॉस अच्छा होगा और गर्मी का एहसास कम होगा। 1, 2, 3 और ये 4, ये कमरा है छोटा सा। क्या यहाँ पे होता होगा, कोई कह रहा है मस्जिद थी, कोई कह रहे हैं कि यहाँ पे बैठक हुआ करती थी। तो ये कमरा है छोटा सा जिसमें हमने भी देखा कि कितनी खिड़कियां हैं। बड़ी सी लॉबी है इस हवेली की जिसमें 3 बालकोनियों का रास्ता निकलता है। यहाँ से हर कमरों का रास्ता भी इस लॉबी से निकलता है। बिजली हो या ना हो, मौसम जैसा भी हो, रोशनी जरूर आएगी। हर जगह दरवाजे, बड़ी खिड़कियां नजर आती हैं। खंडरात का मंजर पेश करती इस हवेली में आप सोच रहे होंगे कि क्या होता होगा, तो ये होता है। अपनी
अपनी मखसूस तर्ज तामीर की वजह से ये हवेली उस दौर में काफ़ी खूबसूरत मालूम होती होगी। इसके अतराफ में नई तामीरात हो चुकी हैं और ख़दशा है कि आने वाले वक्तों में कहीं इस इमारत को भी ना गिरा दिया जाए। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, सामा, कराची। और अब वो खबर शेयर करते हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक शॉकर बन के सामने आई। 70 साल तक बरतानिया पर और दीगर 10 सॉवरेन स्टेट्स पर हुक्मरानी करने वाली क्वीन एलिजाबेथ II 96 साल की उम्र में चल बसी। बकिंघम पैलेस ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। बरतानिया में 10 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है। मलका की वफ़ात के बाद चार्ल्स स्वयं बरतानिया के बादशाह बन गए हैं। शाही ख़ानदान के मुताबिक मलका बरतानिया का इंतकाल कल शाम बलमोरल पैलेस में हुआ। बरतानिया में 10 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है। यूनियन जैक सरनिगू रहेगा। चार्ल्स स्वयं बरतानिया के नए बादशाह बन गए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मेरी प्यारी वालिदा की मौत मेरे और मेरे ख़ानदान के तमाम अफराद के लिए शदीद गम का लम्हा है। एलिजाबेथ II बरतानवी तारीख़ की सबसे तवील अरसे तक हुक्मरान रही हैं। मलका बरतानिया किसी मुल्क की मौम्मर तरीन हुक्मरान भी थी। रॉयल फैमिली के लिए बड़ा नुकसान। मलका बरतानिया एलिजाबेथ II इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 96 बरस थी। रॉयल फैमिली के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मलका बरतानिया के इंतकाल की तस्दीक की गई। बताया गया कि मलका बरतानिया का इंतकाल आज शाम बेलमोरस पैलेस में हुआ। डॉक्टर्स ने उनकी सेहत पर तशवीश का इजहार किया था, जिसके बाद उनका खानदान स्कॉटलैंड में उनकी रिहाइश गाह पर जमा हुआ। बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स ने बयान में कहा कि मेरी प्यारी वालिदा की मौत मेरे और मेरे खानदान के तमाम अफराद के लिए शदीद गम का लम्हा है। मलका एलिजाबेथ II ने 70 साल तक बरतानिया पर हुक्मरानी की। उनकी वफात पर बरतानिया में 10 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। उनकी मौत के बाद उनके सबसे बड़े बेटे साबिक शहजादे चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह और दौलत मुश्तरका में शामिल 14 ममालिक के सरबराह होंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट यूके से हमारे साथ नवेद चौधरी मौजूद हैं। नवेद, मुझे बताएं, जब रॉयल डेथ होती है लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आती है। हमने इससे पहले भी जो मनाजिर जिस वक्त प्रिंसेस डायना, लेडी डायना जिस वक्त वफ़ात पा गई थी उस वक्त भी देखा था। बताइएगा वहाँ पे किस तरीके से तमाम तर मामलात होते हैं, लोग आते हैं और वो बुके रखना शुरू कर देते हैं पैलेस के आगे। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये बरतानिया में जब भी कोई ऐसी रॉयल फैमिली की वफ़ात होती है तो बड़े जो है उनके चाहने वाले जो हैं पूरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ तो दुनिया के तमाम वो ममालिक जो कॉमनवेल्थ हैं वहाँ पर भी मलका और दूसरे रॉयल फैमिली के चाहने वाले हैं वो सफ़र भी करते हैं और यहाँ पर आके कई रोज़ तक जो है वो अफसोस करते हैं और यहाँ पर अफसरदा रहते हैं। और कल से जब से मलका क्वीन एलिजाबेथ II जो है इस दुनिया से रुखसत हुई हैं तो बहुत सारा हज़ारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में लोग जो है वो अपने घरों से निकल चुके हैं। ऑलरेडी बड़ी बहुत सारा दिन जो है वहाँ पर लोगों ने वहाँ अफसोस किया और वहाँ पे अफसरदा रहे। बल्कि बकिंघम पैलेस के जो अतराफ में तकरीबन 3-4 किलोमीटर तक जो है पुलिस को लोगों को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कोई शक नहीं है कि जब भी यहाँ पर अफसोस कोई भी ऐसी अफसोसनाक खबर होती है तो लोग उनके लिए बुके और उनके लिए अफसरदा होते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ख़ास तौर पर मलका एलिजाबेथ II जो है उन्होंने तकरीबन इस मुल्क के बादशाहत जो है वो लंबी सबसे ज़्यादा की है, तो लोग जो है उनको उनके फ़ैन फॉलोइंग बड़ी थी। बल्कि जब भी मलका अपने घर से या महल से बाहर पब्लिक अपीयरेंस करती थी तो लाखों की तादाद में लोग जो है वो कई कई दिन कई घंटे इंतज़ार करते थे। तो ये एक बहुत अफसोसनाक खबर है जो कि बरतानिया में मुकीम तमाम उन लोगों के लिए ये अफसोसनाक है। वो लोग परेशान हैं, बल्कि बरतानिया गवर्नमेंट ने जो है वो 10 रोज़ का सोग का भी ऐलान किया है और एक दिन जब उनकी तदफीन की जाएगी तो एक दिन जो है वो सरकारी छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। और बड़ी दूसरी जो उनकी जस्दे खाकी है जो कि इस वक्त स्कॉटलैंड यार्ड उनके महल में अबरडीन में बताया गया है, वहाँ से जो है सरकारी प्रोटोकॉल के साथ लंदन शिफ्ट किया जाएगा और सरकारी ट्रेन के ज़रिए जो है उनका ताबूत जो है वो लंदन शिफ्ट करने के बाद 10 रोज़ तक लोग अफसोस करते रहेंगे और सोग मनाते रहेंगे। उसके बाद जो है उनकी तदफीन का अमल प्रोसेस में किया जाएगा। जी
बहुत शुक्रिया नवेद, आप हमारे साथ मौजूद थे यूके से। एक ऐसी खबर कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी ये शॉकर थी। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालत की इजाज़त से वापस रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदालत का पैगाम हमें साफ और वाज़ेह मिल गया है। अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाया गया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, बताइए आज की प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ? अपराध केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अमिनुल्लाह समाअत कर रहे हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इस अहम केस के हवाले से अदालत में पेश हुए। उनके साथ मरीम औरंगजेब, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है वो भी यहाँ पर पेश हुए। जिस दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये बच्चा अदालत के सामने आता है और बैठ कर पूछता कि इसके वालिद कहाँ हैं, तो बताएं हम इस बच्चे को क्या जवाब दें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा ये अदालत सिर्फ आइन को देखेगी, रियासत बेबस नहीं होती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अमिनुल्लाह ने यह भी रिमार्क दिए, आइन नाफज करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, आइन की मंशा पर अमल नहीं होता तो सबको पैक करके घर जाना चाहिए। दौरान समाअत अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क सामने आए, कोई कानून से बालातर नहीं, कोई भी बालातर नहीं है। ये अदालत ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप मामला पार्लियामेंट में ले जाएं, इस पर कानून साजी करें। इंडिया में ये सब कुछ होगा, बाकी ममालिक भी ये कर चुके हैं। हम लापता अफराद का मामला आप पर छोड़ते हैं। अदालत ने वज़ीर आज़म को ये भी कह दिया। तो इस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म अदालती इजाज़त के बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो चुके हैं और अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर मौजूद हैं और अदालती सवालात का जवाब दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। शो में बढ़ते हैं आगे। पेशावर के स्ट्रीट चिल्ड्रन रंगों से खेलने लगे हैं और बनने लगे हैं आर्टिस्ट। मुस्तकबिल के इन मेहमारों को ये हुनर किसने सिखाया? पहले अब्दुल रहमान की देखते हैं रिपोर्ट, फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं। लिख नहीं बना तो सकते हैं। पेशावर में स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए आर्ट एकेडमी, जिसे रजाकाराना तौर पर चला रही हैं पेशावर की जलवत हुमा। जेवर तालीम से महरूम ऐसे बच्चों के हाथों में रंग और ब्रश पकड़ाकर जलवत हुमा ने इनकी जिंदगियों में रंग भर दिए। मेरे जहन में था कि अगर ये पढ़े लिखे नहीं है तो क्यों ना ब्रश के जरिए इनको शऊर दूं और इन्हें एक नई लाइफ दूं और इसके जरिए इनको सिखाऊं कि तरक्की कैसे कर सकते हैं और ब्रश के जरिए अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। रंग गीत के प्लेटफॉर्म पर बच्चे कैनवस पर शौक रंग बिखेरने लगे। रंग सारा ढेर शौक दे और रंगों से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि इन रंगों के इस्तेमाल से ही मैं अपने हुनर को लोगों पर जाहिर करूँ। एकेडमी में बच्चों को पेंटिंग, कैलीग्राफी और स्केचेस समेत कंप्यूटर की भी मुफ्त तालीम दी जाती है। स्ट्रीट चिल्ड्रन के काम को दुनिया के सामने पेश करने के लिए इसकी नुमाइश भी की जाएगी। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। जी, तो जलवत हुमा हमारे साथ ही मौजूद हैं जिन्होंने इनेबल किया है इन बच्चों को ये पॉजिटिव काम करने में। जलवत, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप हमसे जो है वो गुफ्तगू कर रही हैं। माशाल्लाह से ये बड़ा एक अच्छा जी ये बड़ी खूबसूरत मुझे ये लगी ये चीज़ कि वो बच्चे लिख नहीं सकते लेकिन उनकी तख़य्युलात, उनका विज़न इतना अच्छा होता है कि वो रंगों से अपना विज़न जो है वो कैनवस पर बिखेर सकते हैं। बताइएगा कब से आपने ये शुरू किया और क्यों? एक्चुअली मैंने 7 साल की उम्र से आर्ट पे काम शुरू किया था। मतलब उस वक्त तो मुझे इतना पता भी नहीं था कि आर्टिस्ट बनना है या क्या होता है आर्ट। तो उस चीज़ को लेके मतलब शुरू से जैसे मैं चल रही थी, काम सीख रही थी, तो वक्त के साथ साथ मैंने ये रियलाइज़ किया कि ब्रश को उतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जाती। मतलब ऑब्वियसली हम एजुकेशन को या पेन को चैलेंज तो नहीं कर सकते, बट मेरा एक आइडिया था कि क्यों ना ब्रश के ज़रिए बच्चों को वो काम करवाया जाए या वो काम सिखाया जाए कि जिसके ज़रिए ये अपनी ज़िंदगी बदल दे। और ऑब्वियसली वो बच्चे जो स्ट्रीट किड्स थे, जिनके लिए इस तरह के इदारों में जाना पॉसिबल नहीं था या इस तरह की एजुकेशन लेना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आर्ट की फीसिस भी बहुत ज़्यादा हर इंस्टीट्यूट में होती है। तो इन बच्चों को लेके मेरी सोच थी कि इनके लिए कुछ करूं। तो स्पेशली फिर मेरा मोटो मैंने इनके लिए जो तरतीब दिया कि लिख नहीं सकते, बना तो सकते हो, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जलवत, कितने हैं ये आपके पास? मैं इनको स्टूडेंट्स ही कहूँ, स्टूडेंट आर्टिस्ट कितने हैं? मेल फीमेल कितने हैं, ज़रा बताइए। एक्चुअली मैं तो फ़िलहाल इसको अपने ओन पे चला रही हूँ, क्योंकि अभी हमें रिसेंटली सिर्फ 1 साल हुआ है। और आर्ट आपको पता है कि बुगलिया
शहजादों का शौक़ है, इसके बारे में कहा जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में तो फ़िलहाल नहीं कर सकती क्योंकि इसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी मेरे पास माशाल्लाह 85 तक स्टूडेंट हो चुके हैं जो कि आर्ट सीख रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हर बच्चे के पीछे एक कहानी होगी। जो बच्चा जिसको कहते हैं ना कि सड़क पे होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। हमसे शेयर करें कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जिससे दीगर लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। काफ़ी सारी स्टोरीज़ है क्योंकि बात बिल्कुल ठीक है कि हर बच्चा अपने तौर पे एक कहानी है, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैं कई जगहों पे जिक्र कर चुकी हूँ। तो उसमें जो एक बच्चा है, नौमान उसका नाम है, तो वो किसी के घर में काम करता था, पूरा दिन उससे काम लेते थे और शाम को उसे एक, मैं कहूँगी कि कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में, बट वो थोड़े साइको पेशेंट थे, उसके साथ उनको पूरी रात फिर बच्चे को बंद कर दिया जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही एक टॉर्चर फेज से गुजर रहा था। तो जब इस बच्चे को हमारे बारे में पता चला तो वो वहाँ पे आया और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसने इरादा कर लिया कि उसने अब ये सीखना है सारा कुछ हमारे साथ, क्योंकि हम एजुकेशन पे भी साथ साथ अब काम कर रहे हैं। तो उसके फादर उसके पीछे डंडा लेके आए और बच्चे को भगा के हमारे घर तक पहुंचाया। तो फिर उसके फादर को हम जैसे लेके गए, उन्हें सारा दिखाया, समझाया और उसके बाद वो एग्री हुए और इस बच्चे का हमने वहाँ से काम छुड़वा के मैंने उसको अपने साथ ही जॉब पे रख लिया। मीन्स के जैसे मैंने कहा चलो इनके घर का वो सिस्टम चलता रहे तो उसकी हेल्प होती रहे, तो वो मेरे साथ छोटे छोटे काम ऐसे निपटाता रहा और माशाल्लाह अभी वो बच्चा इस काबिल हो चुका है कि वो उसने अपने एरिया में छोटा सा स्कूल भी ओपन कर लिया है और नाउ ही इज़ अ टीचर। उसने मेरे साथ एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया है। और ऐसा तो नहीं है कि वो 1 साल में टीचर बन गया है, बट वो इस काबिल बच्चा है और वो इतना इसके लिए मतलब वो बच्चे ने इतनी एफर्ट्स किए इस मकाम तक पहुंचने के लिए कि आगे इंशाल्लाह जैसे 2-3 साल और गुजरेंगे और उसको मैं प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगी तो वो ऐसा एक टीचर होगा कि जिसे मैं फिर कहीं पर भी भिजवा सकती हूँ और काम को आगे बढ़ा सकती हूँ। ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त स्टोरी शेयर की है जलवत। अच्छा, थैंक यू। ये जितने बच्चों ने ये शानदार फनपारे बनाए हैं, इनकी नुमाइश का कब इरादा रखती हैं और आगे अपने इस अकेडमी को, इन बच्चों को लेके क्या विजन रखती हैं? एक्चुअली जैसे हम एजुकेशन पे भी साथ साथ काम कर रहे हैं और आर्ट भी, क्योंकि दोनों अगर आप देखें तो एक ही चीज़ है, कोई भी चीज़ एक के बगैर फिर दूसरी नहीं चल सकती। सबसे पहले तो इन बच्चों में 15 ऐसे बच्चे फ्रंट लाइन पे आए हैं जो कि बहुत अच्छी कैलीग्राफी कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा स्केच कर रहे हैं, या ग्लास पेंटिंग है, रॉक्स पेंटिंग है, या मेन मीडियम है ऑयल पेंटिंग है, जो सबसे एक्सपेंसिव और मुश्किल काम है। तो अभी 15 बच्चों का काम इंशाल्लाह मैं फ्रंट पे लेके आ रही हूँ। तकरीबन 1 महीने से 1.5 माह तक हम लोग की एग्जीबिशन एक्सपेक्टेड है, जो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया की पहली एग्जीबिशन होगी जिसमें स्ट्रीट किड्स का काम आएगा सामने और वो लाइव अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे। और अभी तक जैसे स्ट्रीट किड्स पे बहुत काम हुआ है, उनकी पिक्चर्स बनाई गई, उनकी स्टोरीज बनाई गई, बट आई थिंक कि फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ लोग देखेंगे कि उसमें वो खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा चेंज है उन बच्चों में खुद भी कि जैसे वो स्टार्ट में आए, उनको हमने जिस तरीके से डील किया, जैसे चैलेंजेस मैंने फेस किए, उन बच्चों को बिठाना, उनसे काम करवाना, तो ये भी एक काफ़ी मुश्किल काम था और ये भी एक स्टोरी है। बट माशाल्लाह वो इस काबिल हो चुके हैं, मैं उन्हें हर जगह ले जा सकती हूँ, हर जगह बिठा सकती हूँ और उनका काम कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे लोगों को दिखा सकती हूँ। बहुत ज़बरदस्त जलवत, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप काम कर, थैंक यू सो मच। और इसी तरह हमारे माशरे में लोग सामने आएंगे और ये जो हमारे सड़कों पे जो बच्चे हैं जिनका मुस्तकबिल हमें बिल्कुल भी नहीं लगता, इन लोगों की नज़र में किस तरह इन्होंने इन बच्चों का मुस्तकबिल बनाया है, कमेंडेबल है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में गैर कानूनी सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए 20 अरब रुपए की लागत से बनाया गया मंसूबा हुकूमती बेइज्जती का शिकार होने लगा है। शहर में गैर फाल कैमरास ठीक हो सके ना, इस मंसूबे को दीगर शहरों तक वुसअत दी जा सकी है। सेफ सिटीज़ ने लोगों की जान और माल महफूज बनाने के लिए प्राइवेट कैमरास को सिस्टम में लाने का फैसला कर लिया है। 31,000 मकामात की मैपिंग भी कर ली गई है। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर इन 7 सालों में मजीद एक्सपैंड हुआ है, सोसाइटीज़ बनी हैं, क्राइम उसकी वजह से शिफ्ट हुआ है। जहाँ पे कैमरे लगे हुए थे, क्रिमिनल ने वहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट किया, उन इलाकों में ज़्यादा चले गए जहाँ कैमरे कम हैं या कैमरे नहीं हैं। तेजी से फैलते शहर, बढ़ती आबादी और गुमनाम मुजरिमों का बदलता तरीका वारदात।
20 अरब रुपए की लागत के मंसूबे सेफ सिटीज अथॉरिटी को मजीद वसाइल की जरूरत, लेकिन इदारा सियासी पसंद नापसंद की भेंट चढ़ने लगा। पीटीआई हुकूमत अपने दौर में जदीद तकाजों से हम आहंग भी ना कर सकी। हालात ये हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने काम बंद कर दिया। बहुत अच्छा एक मंसूबा था, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसको जब लॉन्च किया गया था तो उस वक्त ये ऑपरेटिव था। अब इसके हालात कुछ ऐसे हैं कि कहीं पर कैमरे भी नहीं चल रहे, कहीं पे फुटेज भी सेव नहीं हो रही। हम जब अदालतों में पेश होते हैं और एविडेंस के लिए इसको पेश करवाते हैं तो एविडेंस ही मौजूद नहीं होता। लाहौर में दहशतगर्दी के वाक़यात की तफ्तीश में कलीदी किरदार देखकर सेफ सिटीज को 6 बड़े शहरों तक फैलाने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जुही की वजह से गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा और बहावलपुर में मंसूबे को अमली शक्ल ना दी जा सकी। शहर में नस्ब 2500 कैमरे गैर फाल, मुलाजमीन का सर्विस स्ट्रक्चर भी ना बन सका। शहरियों को महफूज बनाने और साख बचाने के लिए इदारे ने खुद कोशिशें शुरू कर दी। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने रिंग रोड और मैस ट्रांजिट समेत दीगर सरकारी इदारों के 700 से जायद कैमरों की रसाई के अलावा पंजाब भर की 1,31,000 लोकेशंस की मैपिंग कर ली है, जिनके कैमरों को कानून साजी के जरिए सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। कितने कैमरे ऐसे हैं जो हमें यूजफुल हैं हमारे लिए, एक दम पूरा मैप कर लें तो फिर उनको हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे। उसमें तो लीगल कवर हमें रिक्वायर होगा ताकि उनको डायरेक्शन दी जाए। अभी तो वॉलंटरी लोग अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन लीगली उनको बाउंड करना भी जरूरी है। और कुछ ना कुछ उसकी इंटीग्रेशन की कॉस्ट है, वो गवर्नमेंट से अगर फंडिंग हमें मिल जाए तो फिर फेज 2 के अंदर हम सारा को इंटीग्रेट करेंगे। संगीन जराइम की तफ्तीश में शवाहिद फराहम करने वाले इदारे को नजरअंदाज करना अवाम के जानो माल की हिफाजत के दावे करने वाली हुकूमत की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। अभी लेंगे एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर कहेंगे आपको नए दिन में खुशामदीद एंड इट्स टाइम फॉर स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियों का है इम्कान। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज खेला जाएगा मैच, जो सुपर 4 मुकाबले का आखिरी मैच है, और इसमें शादाब और मोहम्मद हसनैन को आराम दिए जाने का इम्कान है। सॉर्ट ऑफ ड्रेस रिहर्सल फॉर द फाइनल ऑन संडे। श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के मैच में हसन अली और उस्मान कादिर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। टीम की मीटिंग में कम से कम 2 तब्दीलियों पर इत्तेफाक तो हो गया है। पाकिस्तान और श्रीलंका पहले ही फाइनल के लिए, जैसे कि हमने आपको बताया, कि क्वालिफाई कर चुके हैं। दोनों टीम्स के दरमियान एशिया कप का फाइनल इतवार को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये तुमने बात की कि जो होगा, लेकिन जो हो चुका उस पर थोड़ी बात कर लें। शारजा में शिकस्त के बाद अफगान तमाशाइयों के पाकिस्तानी फैंस पर हमले हमने आपने सबने देखे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगान फैंस के रवैये के खिलाफ ICC से रुजू करने का ऐलान भी कर दिया है। हुलिगनिज्म जो है वो क्रिकेट के साथ आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हम ICC को खत भी लिखेंगे, आवाज उठाएंगे। क्या पाकिस्तानी फैंस पर पहली बार हमला हुआ? बिल्कुल नहीं। अफगान शायकीन मैदान में अपनी टीम की शिकस्त का बदला मैदान से बाहर पाकिस्तानी फैंस से लेते हैं, उन पर हमले करते हैं। ये वर्ल्ड कप 2019 के मौके पर लीड्स के शर्मनाक मनाजिर हैं। क्या ICC नहीं देख रही कि कल पाकिस्तानी टीम भी खतरे में पड़ सकती है? हम ओन करते हैं फैंस को, हम कुछ भी हो सकता था, अपनी क्रिकेट टीम हमारी खतरे में हो सकती थी। सो इसका जो भी प्रोटोकॉल होगा उसको फॉलो करके और प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे। 2021 में दुबई में अफगान शायकीन ने टिकट्स के बगैर स्टेडियम में घुसने की कोशिश की, दरवाजे बंद करना पड़े। ये वही अफगानिस्तान है जिसने क्रिकेट खेलना, बैट पकड़ना, बॉल उठाना और कैच लेना सब कुछ पाकिस्तान में पाकिस्तानियों से सीखा, लेकिन तमीज़ नहीं सीखी। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी कहते हैं अफगान फैंस का तर्ज अमल अच्छी अलामत नहीं है, जज्बात पर काबू रखना चाहिए। द लेजेंड जावेद मियादाद ने कहा अफगानिस्तान के खिलाड़ी कि जुम्मा 8 दिन के बच्चे हैं। शोएब अख्तर बोले आसिफ अली से बदतमीजी पर दुख हुआ। हम वो हैं जो आखिरी गेंद तक लड़ते हैं। नसीम शाह ने आखिरी ओवर में पासा पलटा तो अफगानिस्तान के फैंस आवाज खो बैठे, पाकिस्तानियों को निशाना बनाया।
डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद आफरीदी अफगानिस्तान के तर्ज अमल पर नाखुश हैं। थोड़े से इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में होना चाहिए। जीत हार अपनी जगह पे है, क्रिकेट है, एक हारता है एक जीतता है। जो उनका तरीका था वो थोड़ा सा समझ से बालातर है। मेरे ख्याल में एक अच्छी क्रिकेटिंग नेशन जो होती है वो जज्बात से काम कम लेती है। शारजा में भारत के खिलाफ आखिरी गेंद पर छक्का लगाने वाले जावेद मियादाद ने कहा, अगर अफगानिस्तान का रवैया नहीं बदलता तो आईसीसी को बता दें, आइंदा उनके साथ नहीं खेलेंगे। ये जुम्मा 8 दिन के तो बच्चे हैं, इनके अभी 2 माह में तो इनकी तो क्रिकेट कभी नजर नहीं आएगी। आप लोग वो हरकतें कर रहे हो कि कल को हम तुम्हारा पूछना भी नहीं करेंगे, तुम्हें कुछ चीज़ जो हमने तुम्हारे ऊपर एहसानात की है वो आइंदा हम कभी नहीं करेंगे। शुएब अख्तर की अफगान फास्ट बॉलर पर तनकीद, कहा आसिफ अली से बदतमीजी की गई। हमने हमेशा उनके बुरे वक्त में सपोर्ट की, लेकिन ये क्या तरीका है कि आपने आसिफ अली को आउट करके धक्का भी मार रहे हो, आप बदतमीजी भी कर रहे हो। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने फैंस की हुल्लड़बाजी पर तो लबकुशाई ना की, मगर हारिस रऊफ और राशिद खान की खुशगवार मूड में तस्वीर शेयर की और लिखा, क्रिकेट को हकीकी मानों में एक जेंटलमैन गेम समझा है। आइए क्रिकेट बिरादरी को करीब लाने के लिए मिलकर काम करें। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट और स्पोर्ट्स एंकर अदील अजहर। अदील, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हमने बहुत इस पे बात की है कि जी ऐसा वैसा, बट ये डिस्कशन इसलिए ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो उसको एक अजीब सा रंग दे रहा है। उस सारा का सारा जो उसकी जो कैनन्स है ना वो सारी हैं आसिफ अली की तरफ, और कहा जा रहा है जी बैन आसिफ अली और ये और फलां और ढिमका। इनको हम फैंस पे ज़रा पहले बाद में बात करते, पहले अगेन इस इंसिडेंट पे बात करते, और ये दिखाना इसलिए बार बार ज़रूरी है बिकॉज जो उनका मीडिया है वो एक बहुत गलत पिक्चर पेश कर रहा है। आपको याद होगा कगिसो रबाडा ने बोल्ड मारा था जब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, उसके फेस पे जाके उन्होंने जो है सेलिब्रेशन की थी, उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा। क्या ये चीज़ समझ में नहीं आती, उनके दिमाग में नहीं जा रही कि यू कैन नॉट डू दिस? फैसल, आई थिंक सबसे पहले तो एक कहना चाहिए, बहुत ही अनइक्वल किस्म की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है आईसीसी की जानिब से। देखिए, हमें भी जो फुटेजेस बार बार दिखाई जा रही हैं, मैं तो बड़ा हैरान हूँ दैट ESPN क्रिक इन्फो जैसा रेप्यूटेबल जो न्यूज़ पोर्टल है, क्रिकेट का सबसे बड़ा न्यूज़ पोर्टल है, उन्होंने भी जो तस्वीरें इसमें शेयर की वो बिल्कुल यकतरफा पिक्चर प्रेजेंट कर रही थी। आसिफ अली, जिनको लोग जानते हैं या उनको कभी देखा है, वो बाय नेचर एक बहुत ही काम और बहुत ही कंपोज्ड आदमी है। आपने वो फुटेज भी देखी होगी बिहाइंड द सीन जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। जो एक बंदा बिल्कुल सुकून के साथ वहां पे वॉक करता हुआ नजर आ रहा था वो आसिफ अली था। ही डजंट लेट हिज इमोशंस शो। कुछ ना कुछ उसको बोला गया है आसिफ को, जिसपे उसने इस तरह रिटेलिएट किया है। उस पूरे मामले को बहरहाल नहीं देखा गया। मैं इसलिए अनइक्वल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ कि अगर कगिसो रबाडा को उस सेलिब्रेशन के ऊपर जो है वो एक टेस्ट मैच से बैन किया जा सकता है, तो ये जो बॉलर था, फरीद नाम था गालिबन इसका, इसको क्यों नहीं किया गया? बट बहरहाल देखिए, इंडियंस इसको एक स्पिन देंगे। अहमकाना, अजीबोगरीब, बेवकूफाना किस्म की उनकी बातें आ रही हैं। आपको पता है जी कि वो फलाना टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि उनको ना अभी तक ये रियलाइजेशन हो नहीं रही है। वो अपने आप को ना क्रिकेट का नाखुदा समझने लगे और अपने आप को ये समझते थे कि यार हम ही तो हैं जो क्रिकेट चला रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखें तो आई थिंक 10 साल हो गए कोई मल्टीलैटरल टूर्नामेंट में इंडिया नहीं जीत पा रहा है। पाकिस्तान को तो उन्होंने घास डालना ही छोड़ दी थी, लेकिन पिछले 3 मैचेस में 2 दफा हमने उनको शिकस्त दी है। तो उनके लिए अभी तक ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बट इंशाल्लाह सीख जाएंगे जल्दी, ये चीजें बड़ी नॉर्मल हो जाएंगी। आप ये देखिएगा तो फिर इनको भी आदत हो जाएगी मैचेस हारने होंगी। और क्योंकि अदील, आप एक मल्टीकास्ट करते रहे थे ना, वहाँ के जो जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, उनके जो अब ताज़िए ठंडे होने शुरू हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब ज़रा अफगान एटीट्यूड पे आ जाते हैं। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इससे पहले हेडिंगली में, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, वहाँ भी इसी तरह, वहाँ पे एक छोटे जत्थे ने जो है वो कुछ पाकिस्तानी फैंस को मारा था। इस बार तो इन्होंने ये कुर्सियाँ तोड़ने के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आई मीन, ये किसी खुदा ना खास्ता कोई जिम्बाब्वे में या फिर किसी ऐसे मुल्क में नहीं हो रहा जहाँ पे कोई लॉलेसनेस है। दिस इज़ इन UAE। यहाँ पे अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वैसे ही होगा। पता नहीं कितनी गिरफ्तारियाँ अब तक हो चुकी हैं। हाँ, ये रिपोर्ट्स तो अभी आना शुरू हुई हैं। ज़ाहिर है UAE गवर्नमेंट, आई थिंक आपको पता है कि वहां से जरा इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। दुबई में जो इंसिडेंट्स हुए थे, कुछ चीजें तो मीडिया में दिखाई गई हैं, लेकिन फैसल उस वक्त भी
हमारे जो नुमाइंदे थे, बल्कि मेरी जो को-होस्ट हैं, उनका भी ये कहना था कि अदील स्टेडियम के अंदर भी बहुत हरकतें इन अफगानियों ने की थी, सवेरा टोल्ड मी दैट, लेकिन उनको कहा गया था कि इसको आप ब्रॉडकास्ट या रिले नहीं कर सकते बिकॉज वी नो दैट यूएई हैज गॉट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंफॉर्मेशन। हर मुल्क का अपना एक तरीकाकार होता है। द प्रॉब्लम इज दैट ये हमेशा अफगानी क्यों करते हैं, नंबर 1, और ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ मैच में क्यों करते हैं? भाई बाकी टीमों से भी तो मैच हारते हैं ना ये। या श्रीलंका से हारने के बाद इन्होंने श्रीलंका की जो है ना वो पटाई लगाई या नहीं लगाई? सो इन अफगानियों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये असल में कहना नहीं चाहिए, जाहिर है बार बार ये कहना कि हमने उनकी मदद की है, उनकी मदद की है, सारी चीजें, लेकिन दे हैव नेवर बीन थैंकफुल अबाउट दिस। ये हमें बात बड़ी ऑब्वियस और बड़ी क्लियरली ये बात पता है। और दूसरी बात ये है कि वो पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं और उनको पता है कि पाकिस्तानी इस किस्म की कौम है कि आप कुछ भी कर रहे हो उन्हें तकलीफ नहीं पहुंची, लेकिन क्रिकेट में हराओ तो तकलीफ पहुंचती है उनको। तो दिस वाज द ओनली एरिया। अब यार आप थोड़ा फैसल पाकिस्तान को भी तो देखें ना यार, उनको हराते भी तो हम बिल्कुल एंड में आके हैं। अब जिस तरह कल इंडिया के साथ वो पता नहीं अफगान बड़े जेनरस मोड में थे, वो एक हाथ से कैच की प्रैक्टिस कर रहे थे, कोहली की सेंचुरी हो रुक जाती, लेकिन खैर एनीवे हम मेन मीडिया पे बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं कर सकते। नहीं एक में अदील, व्हाई नॉट कम ऑन, लेट्स डिस्कस दिस, ठीक है? ये कल जो चीजें हुई सारी, अगर ये किसी पाकिस्तान के मैच में हुई होती तो इस वक्त जी पूरा टब्बर बैठ जाता और एक खास लेंस से, खास माइक्रोस्कोप से उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती। देखिए इन्होंने टांग इस तरह लचकाली, हाँ जी, देखिए इन्होंने इस तरह से कर लिया, करें ना बात फिर इस पे। ये जिस तरह मुजीब जो हैं उन्होंने कैचेस छोड़े, जिस तरीके से बाउंड्री पे कैचेस छोड़े जा रहे थे, जिस तरीके से बॉलिंग का मोराल था, जिस तरीके से उनकी फिर बैटिंग का मोराल था, होनी चाहिए ना फिर इस पे तहकीक, या नहीं होनी चाहिए? मैं तो बड़ा हैरान हो रहा था कि विराट कोहली को क्या स्लॉट पे रख के गेंदे दे रहे थे कि लो भैया कराओ यार, जहां मारना है तुम्हें शॉट मारो। और विराट अपनी पसंद की जगह पे लिटरली नेट प्रैक्टिस में जिस तरह बल्लेबाज अपनी नॉकिंग के लिए अक्सर बॉलिंग करवा रहा होता है, अजीबो गरीब परफॉर्मेंस कल जो है अफगानिस्तान की टीम की तरफ से। देखिए एक तो पॉइंट ऑफ व्यू जो है कि हाँ दे हैड लॉस्ट द गेम, वो बहुत डीमोरलाइज्ड पाकिस्तान से विक्ट्री के बाद हो गए थे, पाकिस्तान के खिलाफ अपना एक स्पेशल गेम टर्न अप करते हैं, दे नेवर डू दैट अगेंस्ट इंडिया और परहैप्स मेनी अदर साइड। लेकिन वाकई बहुत सारी चीजें, स्पेशली दैट कैच ड्रॉप, I mean, वो तो that's unbelievable. But बहरहाल, I think let's focus on the game. The important thing is that we have got a tournament to win. Yes. आज श्रीलंका से जाहिर है, आज एक तो खैर वो एक बिल्कुल डेड रबर है, लेकिन संडे को it's a big final. श्रीलंका is a team on the roll right now. बहुत अच्छी confidence. कोई सुपरस्टार उनकी टीम में नहीं है, बिट्स एंड पीसेस टीम है, लेकिन वो कहते हैं ना the sum is greater than the parts. हाँ, more than a dead rubber. इसको क्यों ना ऐसे इस मैच को देखा जाए कि दोनों टीम्स को एक दूसरे के खिलाफ फाइनल से पहले एक दूसरे को परखने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और पाकिस्तान को चाहिए था, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान आज अपनी पूरी बेंच स्ट्रेंथ ही खिला देगा, लेकिन मुझे पता चला है कि जी हैदर अली को आज भी, हमारे जो नुमाइंदे हैं कादर ख्वाजा, उनसे मेरी रात में बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि हैदर अली को आज भी मौका नहीं दिया जाएगा। 2 चेंजेस हो रही हैं, हसन अली आएंगे आज और उस्मान कादरा भी, आप बता भी रहे थे ये, सो बाबर के काफी करीब भी हैं दोनों ही खिलाड़ी और दोनों टीम में भी इस मैच में आ जाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ परफॉर्म कर गए तो क्या होगा, लेकिन बहरहाल फाइनल भी ना खिला दें इनको ऐसा डर लग रहा है। लेकिन आई थिंक अगर जो और भी कोई चीज इस वक्त आप टेस्ट कर लेते, इस मैच से कुछ नहीं होने वाला। आई थिंक जब आप फाइनल में खेल रहे होते हैं, दीज डेड रबर्स, इसमें मोरल, मोटिवेशन कुछ रियली मैटर नहीं करती। हाँ, एक बंदा जो इस मैच को इस्तेमाल कर सकता है अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए, दैट्स बाबर। ही शुड गो आउट देयर एंड स्पेंड एज मच टाइम एज ही कैन। बाबर जिस अभी ज्यादा टाइम ही स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं विकेट पे। श्रीलंकन बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं है, हमें पता है, स्पेशली बाबर इज डिसेंट अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग। शुरू में वो फास्ट बॉलर से ही आएंगे, लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो बाबर के खिलाफ स्पिन लेकर आएंगे। अदील, मैं ये जरा इस पे बात कर लें, व्हाट्स रॉन्ग विद बाबर? देखें, उन्होंने जब इंडिया के खिलाफ खेलना शुरू किया, इससे पहले कि वो बाउंस आउट हुए, उन्होंने जो 2 चौके लगाए वो बड़े क्लासी चौके थे। वो चौकों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ही इज़ नॉट नर्वस के जी वो मैं बचा लूँ और सिंगल करके, वो अपनी जो क्लास है उसको भरपूर शो कर रहे हैं। बट कहाँ पे उनका कोई ब्लॉकेड आ रहा है? आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं बाबर की ऑनेस्टली बात करूं तो there's nothing wrong at all. बाबर का एक ये छोटा सा लीन पैच है, बल्कि मैं तो कहता हूँ हर प्लेयर की लाइफ में छोटे छोटे ये लीन पैचेस आते रहना चाहिए, बिकॉज
उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की, कि अपने आप को किस तरह मैं इस सिचुएशन से बाहर निकालूं। आपने देखा रिजवान इस एशिया कप से पहले ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर रन्स, ओडीआई टेस्ट में रन्स नहीं बन रहे थे रिजवान से। काफी सारे लोगों का ये कहना था कि यार ये शायद बंदा रन्स ही बनाना भूल गया या क्या हो गया। वो एशिया कप में आया, अपना कॉन्फिडेंस उन्होंने हासिल किया, बेहतरीन फॉर्म में, एंड ही विल बी आवर मेन प्लेयर। लेकिन जहां तक बाबर का ताल्लुक है, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग अबाउट बाबर, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू है। थिंक चाहिए बाबर को, एंड इंशाल्लाह आई थिंक या तो फाइनल में भी बाबर को रन करने हैं, प्लस इंग्लैंड बहुत मोहतात रहे, कहीं ऐसा ना हो कि बाबर अपनी पिछली इनिंग्स का गुस्सा इंग्लैंड के बॉलर पर उतार ले, जो कि आपको पता अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रही है टीम। थैंक यू सो मच अदील अजहर, और इस विश के साथ कि पाकिस्तान आज का भी मैच जीते, बट एक अच्छा हमें एनकाउंटर देखने को मिले, जैसा कि बाकी पूरा एशिया कप हमें देखने को मिला है। आज के शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी अब आपसे पीर को, तब तक रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।